वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। मेरा नाम आशुतोष गोस्वामी है। आज बच्चों मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑप्टिक्स यहां से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन डील करने वाला हूं, जो कि होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है बच्चों, पहले मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन पहले कराऊंगा, फिर 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ऐसे करते करते मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने डील करूंगा। तो बच्चों आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं, वो है refraction of light through spherical surface। अब स्फेरिकल सरफेस बच्चों दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस और एक होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो आज का लेक्चर हमारा रहेगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा सबसे पहले मैं स्फेरिकल सरफेस लूंगा। यहां पे कौन सा? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से लेंगे। ठीक है बच्चों, और यहां पे हमारा जो फॉर्मूला आने वाला है इसमें वो आएगा बच्चों μ12 माइनस 1 बाई r इक्वल्स टू μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u। ये फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। खैर ये फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड होता है, चाहे आप कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस लें चाहे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लें, ये फॉर्मूला ही आता है। इसी को बोलते हैं, अपन बोल सकते हैं क्या, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बोल सकते हो थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। इस तरीके से रहेगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। यहां से बच्चों मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊंगा जो स्फेरिकल सरफेस के पोल से गुजरेगा। अब ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है बच्चों, ये स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस मतलब मान के चलो ये स्फीयर का ही पार्ट होगा, तभी तो स्फेरिकल सरफेस बोल रहा हूं इसको। इस तरीके से स्फीयर का पार्ट होगा, और जो स्फीयर का पार्ट है तो 100% इस स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा, जिसको मैं बोलता हूं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलता हूं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके ओके, अब बच्चों मान के चलते हैं ये अपना एक रेरर मीडियम है, और ये बच्चों हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम। मैं इसको मिटा रहा हूं स्फेरिकल सरफेस को, बस इमेजिन करने के लिए मैं बता रहा था इसको। तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। अब किसी भी मीडियम का क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो मैं इस रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सपोज कर लेता हूं कितना, μ1, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कर लेता हूं μ2। बच्चों यहां पे मान के चलो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से क्या निकलता है, लाइट। तो ऑब्जेक्ट से ऐसा लाइट निकलेगा, इस स्फेरिकल सरफेस से टकराएगा। ठीक है, अब टकराएगा तो बच्चों कभी भी किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होता है तो वहां पे बनाते हैं अपन नॉर्मल। क्या बनाते हैं? नॉर्मल। और स्फेरिकल सरफेस से जो नॉर्मल है वो गुजरता है तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा गुजरता हुआ एक लाइन बनाओ, और यहां से एक लाइन ऐसा खींच दो। ये जो लाइन होगा बच्चों वो क्या होगा, नॉर्मल। क्या होगा? नॉर्मल। और ये यहां से लाइट यहां पे इंसिडेंट हुआ है, तो इस पॉइंट को मैं सपोज कर लेता हूं बच्चों कितना है, इस पॉइंट को मैं सपोज कर लेता हूं कितना है, m। अब बच्चों हमको पता है जब भी लाइट रेरर से डेंसर मीडियम जाता है तो लाइट बेंड होता है टुवर्ड्स नॉर्मल। मतलब कि मान के चलो ये है तुम्हारा रेरर, ये है तुम्हारा डेंसर, रेरर और डेंसर मीडियम। अब लाइट यहां से ऐसा इंसिडेंट हुआ, मान चलो इस बाउंड्री पे, बाउंड्री ऑफ टू मीडिया पे, तब यहां पे इंसिडेंट हुआ तो मैं नॉर्मल बनाऊंगा। और लाइट रेरर से डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होता है, बेंड होता है। यही बच्चों मान के चलो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होता कहां से, डेंसर से रेरर मीडियम में, तब यहाँ पे नॉर्मल बनता। और डेंसर से रेरर मीडियम में लाइट जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चले जाता है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का बेंड होना, लाइट का डेविएट होना अपने एक्चुअल रास्ते से, अपने एक्चुअल पाथ से, रास्ता से, उसी को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन। खैर ठीक है, फिलहाल अपने को ये समझना है लाइट यहां से इंसिडेंट हुआ, यहां से यहां पे इंसिडेंट हुआ एम पॉइंट पे, और जा कहां से रहा है, रेरर से डेंसर। ये नॉर्मल है, तो लाइट क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। लाइट ऐसा बेंड हो जाएगा। अब बेंड होकर यहां पे मिलेगा तो मान के चलो यहां क्या बनने वाला है, इमेज। क्या बनने वाला है, इमेज। ओके, अब बच्चों यहां पे लाइट इंसिडेंट हुआ है नॉर्मल के पास, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट बनाता है एंगल, उसको मैं बोलता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और लाइट यहां से रिफ्रैक्ट हुआ है, तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको मैं बोलता हूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
और लेट सपोज कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकला है वो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, यहाँ सपोज कर लेते हैं ये बीटा एंगल बनाता है, और यहाँ सपोज कर लेते हैं ये गामा एंगल बनाता है। अब यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ जो कि मान लेते हैं MN, ये 90 डिग्री पे है। ओके बच्चों, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलता हूँ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से इमेज का डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ इमेज डिस्टेंस V। ठीक है बच्चों, तो ये सब जो गिवन है उसको लिख सकते हैं अपन, कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, O से M गया है, तो O से M लाइट गया है इसलिए रे बना देते हैं इस तरीके से, और ये हो जाएगा अपना इंसिडेंट रे। क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे हो जाएगा। फिर M से I गया है रे, तो M से I गया है, तो M से I क्या हो गया? अपने एक्चुअल पाथ से मुड़ गया, पाथ ये था उसका, इतना मुड़ गया, तो इसको मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलूंगा? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, और यहाँ C से M को मैं बोल देता हूँ, यहाँ क्या है बताओ? नॉर्मल। C से M को बोलता हूँ मैं नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे O क्या है, तो O को मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट है। O क्या है? ऑब्जेक्ट है, O ऑब्जेक्ट है। C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और I क्या है? इमेज है। I क्या है? इमेज। ठीक है, फिर यहां पे मैं यूज किया हूं I, यहां पे एंगल I को मैं बोलता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और यहां पे R जो है उसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा को एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो फॉर्मूला लाने वाला हूं उस फॉर्मूला में ना अल्फा दिखेगा, ना बीटा दिखेगा, ना गामा दिखेगा। यहाँ पे I और R को भी एक्सप्लेन नहीं करता तो चलता, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अल्फा बीटा गामा, जस्ट मैं कंसिडर कर लिया हूं ऐसा। ठीक है, और यहां से U तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। R बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ROC लिख रहा हूं चलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और V है यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, V है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और μ1 क्या है? μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। और μ2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। इतना हमको ऐसे एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, ओके। अब बच्चों मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं, बड़े फोकस के साथ देखना, बहुत मजेदार है ये। यहां बच्चों सबसे पहले मेरे को लेना है ट्राइंगल। सबसे पहले क्या लेना है? इन ट्राइंगल। सबसे ट्राइंगल लूंगा, देखो ट्राइंगल चॉइस करना मैटर करता है, कैसे चॉइस करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं OMC, OMG नहीं है, OMC है। ओके, तो मैं यहां पे बना लेता हूं OMC। यह OMC, यहां पे एंगल क्या है? I, यहां पे एंगल क्या है? अल्फा, यहां पे एंगल क्या है? बीटा। अब हमको पता होना चाहिए बच्चों, क्या ऐसा जब भी ट्राइंगल होता है ऐसा इस टाइप से, तो ये मान के चलो इंटीरियर एंगल है X और Y, और ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी होता है जिसमें ये बाहर का जो एंगल होता है ना, बाहर का अपोजिट एक्सटीरियर एंगल होता है, वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, X प्लस Y के। मतलब ये वाला एंगल हमेशा X प्लस Y के इक्वल होगा। सेम टू सेम मान के चलो बच्चों, ऐसा मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, ऐसा यहाँ पे मान चलो X है और यहाँ पे Y है, यहाँ पे Z है, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल Z होगा और Z X और Y के सम के इक्वल आएगा, X प्लस Y। सिमिलरली मैं यहाँ पे ट्राइंगल ऐसा बनाऊं ऐसा, और यहाँ पे एंगल Z है और यहाँ पे X और यहाँ पे Y है, ये एक्सटीरियर एंगल Z है और ये इंटीरियर है, इसलिए X प्लस Y के इक्वल होगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखो I क्या है? एक्सटीरियर एंगल, और ये दोनों क्या है? इंटीरियर, तो I इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, I इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो कौन सा ट्राइंगल लिया बताओ? OMC, इन ट्राइंगल OMC। अब मैं ले रहा हूं दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OMC से मैं खत्म किया, मैं अब C से स्टार्ट करेंगे, CMI, CMI। इस ट्राइंगल में देखोगे, इस ट्राइंगल को मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं पहले, इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये C है, ये M है, और ये क्या है? I है। अब यहां पर एंगल कितना बना है? बीटा। ये वाला एंगल कितना है? R, और ये वाला एंगल कितना है? गामा। तो देखो ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर है, तो एक्सटीरियर एंगल बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीरियर एंगल का सम, R प्लस गामा। बच्चों यहां से R निकालो तो प्लस गामा इधर आएगा तो किसमें आएगा? माइनस, तो बीटा माइनस हो गया ये गामा, बीटा माइनस क्या हो जाएगा? गामा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां मैं यूज करूंगा क्या? स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ।
स्नेल्स लॉ। बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, अब मेरे को इस जगह का जरूरत पड़ने वाला है तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ओके, तो देखो यहां पे स्नेल्स लॉ अपने क्या बोलता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ध्यान से देखो, साइन आई अपॉन साइन आर, इस मीडियम, साइन आई अपॉन साइन आर, लाइट यहां से यहां जा रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है म्यू, लाइट कहां से आया है, फर्स्ट मीडियम से कहां है, सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम से कहां है, सेकंड मीडियम। बच्चों सिंस यहां पे आई एंड आर स्मॉल होगा, अब सर स्मॉल क्यों होगा ये तो बताता हूं, जरा समझिएगा। बच्चों ये जो मैं स्फेरिकल सरफेस लिया हूं, ये स्फेरिकल सरफेस का अपर्चर मतलब ये वाला सामने वाला, इसका जो डायमीटर यहां से लूंगा वो आ जाएगा अपर्चर। तो ये सामने का जो अपर्चर है, ये अपर्चर ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये अपर्चर क्या होना चाहिए बताओ, स्मॉल होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, अपर्चर छोटा होना चाहिए। ऐसा कंडीशन पे जो ऑब्जेक्ट इमेज जो भी इमेज बनाता है, एंगल बनाता है, वो सब एंगल क्या होता है, स्मॉल होता है। अल्फा भी स्मॉल होगा, बीटा भी स्मॉल होगा, गामा भी स्मॉल होगा, आर भी स्मॉल होगा, आई भी स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल होगा। अब स्मॉल होता है तो बच्चों एक क्वालिटी होता है साइन में कि साइन का एंगल यदि स्मॉल हो तो साइन आई को मैं लिख सकता हूं आई के इक्वल ऑलमोस्ट, वैसे साइन आर को मैं लिख सकता हूं ऑलमोस्ट इक्वल टू आर। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा तुम्हारा साइन आई क्या हो जाएगा आई, और आर क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा आर। अब बच्चों 1 से 2 जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, μ2 बाई μ1, ये बात याद रख लो, μ2 बाई μ1। और ऐसे याद नहीं है तो एक और तरीका है याद करने का, क्या पता है, μ1 इंटू आई, क्या लिख लो, μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू लिख सकते हो क्या बताओ, μ2 इंटू साइन आर, μ2 इंटू साइन आर। ये स्नेल्स लॉ लगाने का बढ़िया तरीका है, ऐसे भी लगाया जा सकता है। फिर आई छोटा एंगल है तो साइन को हटा दो और साइन को हटा दो, आर छोटा एंगल है तो μ1 आई इक्वल टू μ2 आर हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, देखो यहाँ क्या आएगा, μ1 आई और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, μ2 आर। ओके बच्चों, ठीक है, अब देखते जाओ, डेरिवेशन भले ही थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझ में सब चीज आएगा। हमको एग्जाम में 5 मार्क्स लाके देगा, तो 5 मार्क्स पाने के नाम से हमको ये सब करना है। ठीक है, अब μ1 आई का वैल्यू कितना दिया मेरे को, तो आई का वैल्यू दिया अल्फा प्लस बीटा, तो आई का वैल्यू मैं रखूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू μ2 है, उसके बगल में क्या है आर, तो μ2 के बगल में आर है और आर का वैल्यू है बीटा माइनस गामा, क्या है, बीटा माइनस गामा। ओके बच्चों, बीटा माइनस गामा। अब मैं एक बात बोला हूं क्या, स्मॉल अपर्चर के लिए अल्फा बीटा और गामा स्मॉल एंगल होंगे, तो सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल एंगल्स है तो अल्फा को मैं नियरली इक्वल टू लिख सकता हूं, तो आप लोग को लग रहा होगा अल्फा, जैसे आई साइन आई को आई लिखा हूं तो आई को साइन आई लिख सकते हैं। सिमिलरली बच्चों अल्फा को मैं साइन अल्फा ना लिख के मैं इसको लिखूंगा टेन अल्फा, क्यों, ये क्वालिटी 10 में भी पाया जाता है, मतलब साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा लिखते हैं, सिमिलरली टेन थीटा को भी नियरली इक्वल टू थीटा लिखते हैं, कब, जब थीटा स्मॉल हो तब ऐसा लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये तीनों इक्वल होता है, मतलब साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल होगा टेन थीटा, ये भी ऑलमोस्ट इक्वल होगी किसके बताओ, थीटा के फॉर स्मॉल एंगल, तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ मैं 10 लेने वाला हूँ क्योंकि 10 का मेरे को नीड पड़ेगा, 10 होता है परपेंडिकुलर बाय दिस, ये काम होगा, इसका यूज होगा, इस नाम से मैं 10 ले रहा हूँ ना कि साइन। ओके, तो 10 अल्फा। वैसे बीटा को मैं लिख सकता हूँ नियरली इक्वल टू 10 बीटा, और गामा को लिख सकता हूँ नियरली इक्वल टू 10 गामा। तो यहाँ पे यूज करते हैं बच्चों, क्या यूज करते हैं, सो μ1 यहाँ पे आएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इक्वल्स टू μ2, यहाँ पे आएगा 10 बीटा माइनस 10 गामा आएगा, यहाँ पे μ2 है। ठीक है, ओके, मैं इधर को मिटा रहा हूं। अब μ1 10 अल्फा क्या होगा, तो ट्राइंगल देखना ध्यान से, 10 अल्फा कहां पे है, यहाँ पे, इससे राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो mn परपेंडिकुलर होगा, अब बेस क्या है इसका बताओ, ON। 10 बीटा, तो बीटा को देखो ये रहा बीटा, और बीटा के सामने राइट एंगल देखो MNC, तो 10 बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर MN, अब बेस क्या हो जाएगा NC, तो MN बाई NC इक्वल्स टू यहाँ पे μ2 है, 10 बीटा अभी जस्ट लिखा हूं, 10 बीटा का वैल्यू यही है तो यही लिखेंगे MN अपॉन NC माइनस 10 गामा से देखो, तो गामा यहाँ पे है एंगल, इसके सामने राइट एंगल ट्राइंगल देखा जाए तो यही बनेगा, तो 10 गामा इक्वल टू परपेंडिकुलर MN, अब बेस क्या होगा NI, MN अपॉन NI।
अब सब में mn है, तो बच्चों mn कॉमन हो क्या हो जाएगा, यहां से कट जाएगा, mn कॉमन हो कट जाएगा, तो म्यू 1 अपॉन ON। तो देखो बच्चों स्मॉल अपर्चर के लिए ये पॉइंट ऑलमोस्ट सेम पॉइंट कहलाएगा। मतलब मैं मान के चलो यहाँ पे 2 पॉइंट बनाऊं ऐसा, अब ये दोनों पॉइंट को बोलूं क्या है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट N है, क्या लग रहा है, सेम पॉइंट नहीं लग रहा है। वैसे ही यहाँ पे स्मॉल अपर्चर के लिए P और N पॉइंट एकदम सेम लगेगा, इसलिए N पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे P, इसलिए N को मैं लिखने वाला हूँ OP, और यहाँ भी N को लिखने वाला हूँ PC, यहाँ भी हो जाएगा μ2 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ये μ2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन N को लिखूंगा PC, फिर माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा N को लिखूंगा मैं PI। ओके, अब बच्चों इधर का मिटा रहा हूं मैं इधर को, क्योंकि मेरे को आगे कैलकुलेशन करना है, ये मीटर है। अब μ1, अब मैं यहां पे यूज करूंगा, पता है यहां पे यूज करूंगा क्या, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमको बताता है कि डिस्टेंस को कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव। तो याद रखो, लाइट रे जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, और लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन को हम लेते हैं नेगेटिव। और जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम मेजर करते हैं पोल से। कहां से मेजर करते हैं, पोल से। अब लाइट ऐसे जा रहा है, देखो लेफ्ट से राइट जा रहा है, ठीक, लाइट ऐसे जा रहा है, तो सीधी सी बात है मैं पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं। देखो तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपोजिट है, लाइट के अपोजिट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। मतलब ये OP है, OP का वैल्यू कितना है U, तो यहाँ पे OP को मैं लूंगा कितना पता है, -U, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखो PC, तो लाइट रे ऐसे जा रहा है, P से C वही डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में रहता है तो उसको लेते हैं पॉजिटिव, तो R क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव, तो PC इक्वल टू हो जाएगा +R होगा ये। सिमिलरली PI, P से I, यहाँ पे PI यूज हुआ है, तो P से I सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो PI इक्वल टू क्या हो जाएगा, V। याद रखो लाइट रे ऐसे जा रहा है, तो OP अपोजिट डायरेक्शन में है तो -U, वो सेम डायरेक्शन में है तो +R, ये सेम डायरेक्शन में है तो +V, इसलिए ऐसा हुआ। अभी वैल्यू को हम पुट करते हैं, है ना, देयरफॉर μ1 OP की जगह यूज होगा बच्चों, OP की जगह यूज होगा -U, प्लस PC की जगह यूज होगा R, फिर μ2 अगेन PC है तो PC की जगह यूज होगा R, फिर -1 अपॉन PI, तो PI की जगह यूज होगा V होगा। अंदर μ1 का मल्टीप्लाई करो तो -μ1 बाई U, इसका अंदर मल्टीप्लाई μ1 बाई R इज इक्वल्स टू μ2 का अंदर मल्टीप्लाई μ2 बाई R, फिर μ2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई -μ2 बाई V। अब एक काम कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसको इधर ला रहा हूँ और इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो माइनस से इधर किस में आएगा, +μ2 बाई V, फिर यहाँ पे है +μ1 बाई R, ठीक है। 2 मिनट ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं μ2 बाई V को यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं ले जा रहा हूँ वहां पे, तो यहाँ पे क्या होगा, -μ1 बाई U है, और ये माइनस से इधर किस में आएगा, +μ2 बाई V इक्वल टू यहाँ पे है μ2 बाई R। बच्चों ये प्लस से है तो इधर आके माइनस में आएगा, -μ1 बाई R, μ1 बाई R। अब देखते हैं, थोड़ा उल्टा लिखते हैं, प्लस को पहले लिखते हैं माइनस को बाद में, तो μ2 बाई V -μ1 बाई U इक्वल्स टू, दोनों का बेस सेम है तो R हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1। अब उधर को मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं इसको उस साइड लिख रहा हूं, उसको इस साइड, मतलब μ2 माइनस μ1 बाई R इधर इक्वल टू μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U है, ये ऐसा लिखा जाएगा। अब कभी कभी बच्चों हमारे एग्जाम में प्रूफ दैट करके क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स में, क्या आता है, प्रूफ दैट, ऐसा करके क्वेश्चन आता है कि μ -1 बाई R इक्वल्स टू μ बाई V -1 बाई U। अब हम इसको देखेंगे, हमको ये आता है, आशुतोष सर ने हमको ऐसा कराया है और हमको ऐसा दिया है क्वेश्चन, तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, ये कहां से आएगा करके। बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कहानी है। वो बच्चों को क्या किया है पता है, रेरर मीडियम को मान लिया है एयर या वैक्यूम। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, और ये मीडियम हो गया कोई डेंसर मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, म्यू। तो मतलब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लाया जा सकता है, कैसे पता है, कैसे, इफ μ1 कितना हो जाए बच्चों 1, यदि वो रेरर मीडियम एयर है, और μ2 कितना हो जाएगा बताओ, म्यू, तो इसको मैं यहाँ पे रखूंगा, तो ये हो जाएगा μ -1 अपॉन R इक्वल टू हो जाएगा μ बाई V माइनस ये हो जाएगा 1, μ1 का वैल्यू कितना है 1 अपॉन कितना होगा U। इस तरीके से प्रूफ होगा, सेम टू सेम सॉल्व करना है, इस स्टेप बाद जस्ट ये कर देना, फिर भी हमारा वो फॉर्मूला आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे और यहाँ से 5 मार्क्स गेन करेंगे।
बच्चों ये बहुत जल्दी नहीं बनता है, याद रखिएगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आप कम से कम कॉपी में 2 से 3 4 बार प्रैक्टिस करिए कीजिए, उसके बाद एग्जाम देने जाएंगे और ये क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसको 5 मिनट के अंदर बना लेंगे। 5 से 7 मिनट लगेगा बनाने में, उससे ज्यादा समय नहीं लेगा। और ये 5 मार्क्स के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ख्याल रखिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेशन बताऊंगा लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में, फिर आगे ऐसे 5-5 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कराऊंगा। ओके, तो बच्चों मिलते हैं ब्रेक के बाद।